पॉइंट नंबर 2263, तरजागी ने जो है फेलियर को 3 मोड्स में कंसिडर किया था कि फेलियर 3 तरीके से हो सकता है। पहला है जनरल शेयर फेलियर, दूसरा पंचिंग शेयर फेलियर और तीसरा लोकल शेयर फेलियर। जनरल शेयर के फेलियर के बारे में बात करें तो एक ब्रिटल टाइप का फेलियर है, यानी कि सडनली होता है ये, विच अकर्स इन वेल डिफाइंड पैटर्न। ठीक है, ये एक सडन और कैटास्ट्रॉफिक होता है। इसके अलावा ये बल्जिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस एडजेसेंट टू द फाउंडेशन भी कॉज करता है, यानी कि फाउंडेशन के एडजेसेंट जो भी ग्राउंड सरफेस है उसकी बल्जिंग भी होती है। दिस इज सीन फॉर स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग के लिए ये देखा जाता है, जो कि रेस्ट करती है ऑन द सरफेस ऑफ डेंस सैंड एंड स्टिफ क्ले। दिस इज सीन फॉर स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ डेंस सैंड एंड स्टिफ क्ले। बात करें लोड सेटलमेंट कर्व की, तो लोड सेटलमेंट कर्व शोज प्रोनाउंस्ड पीक एंड फेलियर अकर्स एट वेरी स्मॉल स्ट्रेन, और द लोडेड बेस ऑन विच soils sink or tilts suddenly into the ground, showing a surface heave of adjoining soil. The shearing strength is fully mobilized all along the slip surface and hence failure planes are well defined. The failure occur at very small vertical strain accompanied by large lateral strain. जो प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की सूटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ फेलियर वो होती हैं कि डेंसिटी इंडेक्स 65 से ज़्यादा, एन की वैल्यू 35 से ज़्यादा, और फाई की वैल्यू 36 डिग्री से ज़्यादा, और ई की वैल्यू लेस देन 0.55। उसके बाद बात करें पंचिंग शेयर फेलियर की, इसमें स्लिप प्लेन्स नहीं बनते और लेटरल स्ट्रेन भी बहुत कम आता है। इट अकर्स ऑन वेरी प्लास्टिक सॉइल एंड वेरी लूज सॉइल। Shear failure plane is not defined at failure. Soil zone beyond foundation is not affected. Soil near the foundation get consolidated. Failure criteria is excessive deformation. Those planes where soil is very loose are not suitable for construction. This is observed when loose sand and soft clay is resting below the foundation. The loaded base sinks into the soil like a punch. The failure surface do not extend up to the ground surface. No heave is observed. Large vertical strains are involved and with practically no deformation. Failure planes are difficult to locate. उसके बाद आता है local shear failure. इसमें क्या होता है कि इट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ जनरल शेयर फेलियर एंड पंचिंग शेयर फेलियर, एंड ए वेल डिफाइंड स्लिप सरफेस एंड वेज अकर्स बट जस्ट बीनीथ द फाउंडेशन. सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंप्रेशन ऑफ सॉइल अकर्स, बल्जिंग नियर द फाउंडेशन भी अकर्स. दिस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन स्ट्रिप फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन सरफेस ऑफ मीडियम सैंड एंड मीडियम क्ले. When load reaches to a certain value Qu, the foundation movement is accompanied by sudden jerk. ठीक है, failure starts at localized spots beneath the foundation and migrate to outward part by part gradually leading to ultimate failure. The shear strength of soil is not fully mobilized along the planes and hence failure planes are not defined clearly. Failure occurs at large vertical strain and very less lateral strain. बात करें characteristic of soil suitable for this type of failure, तो ये है IP की वैल्यू होती है 15 से 65%, N की वैल्यू 10 से 30%, फाई की वैल्यू 29 से 36 या फिर बोल सकते हैं लेस देन 30 डिग्री, ई की वैल्यू 0.75 से कम या बोल सकते हैं 0.55 टू 0.75. तो जनरल आइडिया फॉर फेलियर, इसमें क्या है, ग्राफ है, रिलेटिव डेंसिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकली डाउनवर्ड जो एक्सेस है माइनस वाई एक्सेस उस पे रिलेटिव डेप्थ है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो 0.4 और 0.6 ये रीडिंग है, और वाई एक्सिस पे है 1, 5 और 8. तो 0.6 तो 5 से मीट कर रहा है, और
0.48 से मीट कर रहा है। ये दो कर्व बना रखे हैं पैराबोलिक, एक तरह से सर्कुलर आर्क टाइप के हैं। आगे देखते हैं 2265 तरजा गेज बियरिंग कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, तरजा गेज एनालिसिस गिव्स अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर स्ट्रिप फुटिंग एट जनरल शियर फेलियर ओनली। तरजा गेज assumed that ultimate bearing capacity is derived by three major properties। जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है उसमें तीन प्रॉपर्टीज का योगदान होता है। पहली, स्ट्रेंथ गिवन बाय कोहेजन ऑफ सॉइल। इसमें क्या है, सरचार्ज एंड वेट इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, यानी कि इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोहेजन ऑफ सॉइल एज्यूमिंग सॉइल इज टू बी वेटलेस, सॉइल टू बी वेटलेस एंड सरचार्ज टू बी नेग्लेक्टेड। गामा डीएफ भी जीरो है और गामा भी जीरो। और उसके बाद दूसरा है स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल, ये है पीपीआर। इसमें क्या होता है, सरचार्ज एंड कोहेजन इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। इसमें क्या होता है, इट इज produced by weight of soil in shearing zone assuming soil to be cohesionless and neglecting effect of surcharge। उसके बाद आता है strength provided by surcharge, ये है PPQ। इसमें weight and cohesion effect is neglected। it is produced by surcharge, यानी कि self weight of the soil above DF depth level neglecting cohesion and weight of the soil in shearing zone। So तरजा गेज ultimate bearing capacity at any depth is given by QU equal to PPC plus PPQ plus PP gamma। इसको लिखेंगे CNC plus QNQ plus 1/2 B gamma N gamma। इसको और भी लिख सकते हैं CNC plus gamma DF NQ plus 1/2 B gamma N gamma। तो फाइनल इक्वेशन आती है QU के लिए, वो आती है CNC प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा। फॉर क्ले के लिए फाई इक्वल टू 0, तो एन सी की वैल्यू आती है 5.7, एन क्यू की वैल्यू 1 और एन गामा की वैल्यू 0। तो उसके लिए क्यू यू की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 5.7 सी प्लस गामा डी एफ। अब बात करें क्यू एन यू की, तो क्यू एन यू आ जाएगा क्यू यू माइनस गामा डी एफ, तो ये वैल्यू आएगी 5.7 सी। उसके बाद क्यू एन एस, ये है नेट सेप बियरिंग कैपेसिटी, तो ये आती है क्यू एन यू यानी कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये आ जाएगी 5.7 सी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फाइनली आएगी क्यू एस सेफ बियरिंग कैपेसिटी, वो आती है 5.7 सी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी एफ। 2266 इसमें क्या है, फॉर कंसोलिडेटेड क्ले सैंपल के लिए सी सी की वैल्यू होती है 0.009 WL-10। फॉर रीमोल्डेड और डिस्टर्ब्ड क्ले सैंपल की बात करें तो सी सी की वैल्यू होती है 0.007 WL-10 और सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए सीसी की वैल्यू होती है 0.007 WL-7। डेल्टा एच क्या होता है, H0 CC log 10 डेल्टा सिग्मा बार अपॉन में सिग्मा नोट बार अपॉन 1 प्लस ई नोट। और इसको हम लिख सकते हैं H0 डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नोट। इसी को हम लिख सकते हैं H0 AV डेल्टा सिग्मा बार अपॉन 1 प्लस ई नोट। इसको हम लिख सकते हैं H0 MV डेल्टा सिग्मा बार। When consolidated soil is compressed beyond pre-consolidation pressure, अगर कंसोलिडेटेड सॉइल को हम बियॉन्ड प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कंप्रेस करते हैं तो डेल्टा एच आएगा H0 CR log 10 सिग्मा पी बार अपॉन सिग्मा 1 बार अपॉन में 1 प्लस ई नोट प्लस H0 CC log सिग्मा 2 बार प्लस सिग्मा पी बार सिग्मा 2 बार अपॉन में सिग्मा पी बार अपॉन में 1 प्लस ई नोट। एक बार फिर से डेल्टा एच इक्वल टू H0 CR log डेल्टा लॉग सिग्मा पी बार अपॉन में सिग्मा 1 बार अपॉन में 1 प्लस ई नोट प्लस H0 CC लॉग सिग्मा 2 बार अपॉन में सिग्मा पी बार अपॉन में 1 प्लस ई नोट। अब बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल्स की, तो मेनली दो तरह के सैंपल होते हैं, डिस्टर्ब्ड और अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल की बात करें तो इफ द सॉइल स्ट्रक्चर, वाटर कंटेंट एंड मिनरल कंटेंट, ये तीनों अगर प्रिजर्व रहते हैं तो सैंपल जो होंगे वो अनडिस्टर्ब्ड होंगे। दो such samples are practically not possible to collect, but if the degree of disturbance is less then it may be considered as undisturbed। degree of disturbance depends upon the design of soil sampler। for finding coefficient of permeability consolidation parameter जो हैं जैसे कि CC, CV, MV, AV, ETC and shear strength parameters, मतलब ये तीन चीज़ हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कंसोलिडेशन पैरामीटर और शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, इन सब को फाइंड करने के लिए हम अनडिस्टर्ब्ड सैंपल यूज करते हैं। डिस्टर्ब सैंपल की बात करें तो
डिस्टॉर्ट सैंपल भी एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब ओनली सॉइल स्ट्रक्चर इज चेंज, नॉन रिप्रेजेंटेटिव में सम अदर प्रॉपर्टीज अलोंग विद सॉइल स्ट्रक्चर्स आर चेंज। अब बात करते हैं डिस्टॉर्ट सैंपल में। इफ एनी वन अमॉन्ग द मिनरल कंटेंट, वाटर कंटेंट, सॉइल स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड और चेंज, देन सच सैंपल्स आर नोन एज डिस्टॉर्ट सैंपल। इफ सॉइल स्ट्रक्चर, only soil structure is changed but mineral content and water content are preserved, then such samples are known as representative soil samples, and these may be used for tests such as Atterberg limit, specific gravity and particle size distribution. If soil structure, mineral content and water content, all three are modified, then this type of sample is known as non-representative sample, and these are not desirable for any test. फाउंडेशन क्या होता है? लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल एंड ट्रांसमिट लोड्स टू द सॉइल। फिर करेक्शन की बात करते हैं। एसपीटी नंबर में जो करेक्शन होता है, ओवरबर्डन करेक्शन होता है N1 इक्वल टू N इंटू 350 अपॉन में सिग्मा बार प्लस 70। सिग्मा बार 280 से ज़्यादा नहीं अगर है तो इस करेक्शन को अप्लाई नहीं करेंगे, और N1 की वैल्यू हमें N लेस देन इक्वल टू N के बराबर मिलेगी। ठीक है। उसके बाद डाइलेटेंसी करेक्शन क्या होता है? N2 इक्वल टू 15 प्लस 1 अपॉन टू N1 माइनस 15। दिस इज अप्लाइड ऑन N1 पे अप्लाई किया जाता है। N1 क्या है? करेक्टेड एसपीटी नंबर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ओवरबर्डन करेक्शन ऑन ओरिजिनल एसपीटी नंबर N। और N2 जो होगी वो फाइनल वैल्यू होगी, और जो होती क्या है? करेक्टेड एसपीटी नंबर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ डाइलेटेंसी करेक्शन ऑन N1 वैल्यू। बात करते हैं एसपीटी टेस्ट की, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये यूज होता है टू डिटरमाइन एंगल ऑफ शियर रेजिस्टेंस, दैट इज इंटरनल फ्रिक्शन। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को जो है डिटरमाइन करने के लिए हम एसपीटी टेस्ट करते हैं, और ये सैंडी सॉइल्स के लिए वैलिड होता है। और दूसरा एसपीटी टेस्ट में ये जो है एक तो एंगल ऑफ शियर रेजिस्टेंस या फिर इंटरनल फ्रिक्शन को पता करता है, दूसरा रिलेटिव डेंसिटी को भी पता करता है, तीसरा बियरिंग कैपेसिटी को भी पता करता है। इसके अलावा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल्स ये भी पता करता है। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम एक ये हो सकती है कि यार एक कोहेसिव सॉइल का अनडिस्टर्ब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता कर रहा है और उधर इंटरनल फ्रिक्शन पता कर रहा है, जो कि सैंडी सॉइल के लिए होता है और ये क्ले सॉइल के लिए होता है। ये कैसे? जो भी है, लेकिन ऐसा होता होगा। प्रोसीजर की बात करें उससे पहले, चलिए ठीक है, प्रोसीजर की बात करते हैं। स्टैंडर्ड वेट ऑफ हैमर जो होता है 63.5 किलोग्राम होता है, ऑलमोस्ट 65 kg है ना, और इसको हम बोलते हैं मंकी हैमर को। हाइट जो होती है फ्री फॉल की वो 75 सेंटीमीटर होती है। टेस्ट इज कंडक्टेड एट एवरी चेंज इन सॉइल स्ट्रेटा और एवरी 2 मीटर इंटरवल विच एवर इज लेस। एसपीटी नंबर इज द नंबर ऑफ ब्लोज of hammer required for last 300 mm penetration of the sampler. The penetration per blow is known as set. SPT number क्या होता है? Number of blows of hammer for last 30 cm penetration out of 45 cm penetration of a split spoon sampler by hammering using standard hammer, that is मंकी होता है, जिसका वेट होता है 63.5 kg। एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। नोट क्या है कि तरजागी थ्योरी गिव्स लेस एक्यूरेट रिजल्ट फॉर क्ले सॉइल व्हेन फाइंडिंग बियरिंग कैपेसिटी। इसके अलावा एज वी गो डाउनवर्ड्स इनटू द ग्राउंड सिग्मा बार इंक्रीज करता है। कंसोलिडोमीटर क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ओएडोमीटर। इसकी जो हाइट होती है 2 सेंटीमीटर और जो डायमीटर होता है 6 सेंटीमीटर, सर्कुलर शेप का होता है। और बियरिंग कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है। मेथड्स टू इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, इसके लिए क्या होता है? तो पहला मेथड तो है कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इंक्रीज कर दो। इसमें क्या होगा? इन ग्रेनुलर सॉइल्स द बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज विद द डेप्थ ड्यू टू कन्फाइनिंग वेट ऑफ ओवरलाइंग मटेरियल। उसके बाद है केमिकल ट्रीटमेंट। In this treatment, certain chemicals are grouted in the place of cement grout. That is, chemical grouting is done instead of cement grouting.
The chemical used is such that it can solidify and gain early strength. फिर करते हैं हम तीसरा ट्रीटमेंट, ग्राउटिंग. Bore holes in sufficient number are driven in the ground and cement grout is forced through these bore holes under pressure so that bearing capacity of the soil is increased. उसके बाद करते हैं हम कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल भी कर सकते हैं. कॉम्पैक्शन से क्या होगा, सेटलमेंट कम हो जाएगा, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी. ड्यू टू कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल सेटलमेंट रिड्यूसेज एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज. उसके बाद ड्रेनिंग ऑफ सॉइल की बात करें तो बाई ड्रेनिंग आउट वाटर वॉइड रेशियो इज इम्प्रूव्ड, यानी कि वॉइड रेशियो कम हो जाएगा, हेंस हायर बियरिंग कैपेसिटी इज अचीव्ड. उसके बाद कन्फाइनिंग द सॉइल, इसमें क्या होगा, सॉइल sometimes the safe bearing capacity of the soil is low because of settlement resulting due to lateral movement of loose granular soil. Such a tendency of lateral movement can be checked by confining the soil outside the perimeter of foundation area by driving sheet piles, this forming an enclosure and confining the सॉइल. उसका आइसोक्रोन्स क्या होते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर को आइसोक्रोन बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ एंड टाइम. तो एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर को डेप्थ के साथ अगर हम प्लॉट करेंगे तो आइसोक्रोन बनेंगे. कॉम्पैक्शन क्या होता है, वाटर कंटेंट जो है सेम रहती है, जबकि कंसोलिडेशन में वाटर कंटेंट जो है वो चेंज हो जाती है. अब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए जो रैंकाइन्स थ्योरी है उसके बारे में देखते हैं. तो रैंकाइन थ्योरी पहली बात तो यूज होती है सैंडी सॉइल के लिए, यानी कि कोहेजन सॉइल के लिए. तो देख, रैंकाइन assumed the soil to be cohesionless and considered elemental analysis of two particles, one below the footing and inside the edge of foundation and another जो है below the footing but outside the edge of foundation. He used lateral earth pressure theory to determine the ultimate bearing capacity. होता क्या है कि जो फुटिंग है उसके जस्ट बिलो एक कॉर्नर में अगर देखें तो फुटिंग के नीचे वन पार्टिकल और फुटिंग के आउटसाइड में जस्ट दूसरी साइड में सेकेंड पार्टिकल लेते हैं. तो पार्टिकल वन पे आउटसाइडर सॉइल जो है वो फोर्स लगा रही है सिग्मा H1 और वर्टिकली QU लग रहा है, जबकि जो पार्टिकल नंबर 2 है उसकी बात करें तो उस पर सिग्मा V2 लगेगा, जो कि उसके ऊपर जो सॉइल है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन तक, यानी कि गामा DF के बराबर सिग्मा V2 लगेगा और सिग्मा H2 लगेगा. बात करें पहले वाले की तो ये एक्टिव कंडीशन में होगा, जबकि दूसरा पैसिव कंडीशन में होगा. उसके बाद सिग्मा H1 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस 1 पे क्या आएगा, KAQU. सिग्मा H2 क्या आएगा, KP गामा DF. सिग्मा H1 क्या आएगा, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव QU और सिग्मा H2 आएगा 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव गामा DF. अब ये दोनों अगर एडजेसेंट पार्टिकल हैं तो इन दोनों पे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है वो बराबर होगा. बराबर कर दिया, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा. क्या मिलेगा, QU इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर गामा DF. यहाँ पे 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा KP स्क्वायर इंटू गामा DF. KP होता है 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव. लिमिटेशंस क्या होती हैं रैंकाइन्स थ्योरी की, तो ये है कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल्स ओनली, यानी कि सैंड के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ. दूसरा, अगर DF डेप्थ ऑफ फुटिंग 0 हो जाए एट द ग्राउंड लेवल तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बियरिंग कैपेसिटी है वो 0 हो जाती है, जो कि सही नहीं है. तीसरी बात कि इफेक्ट मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग अगर 0 है इसका मतलब है कि फुटिंग ग्राउंड लेवल पे, ठीक है. अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि इफेक्ट ऑफ शेप एंड साइज इज नॉट कंसिडर्ड बट इन एक्चुअल इफेक्ट ऑफ इट अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी. शेप और साइज जो है बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है एक्चुअली. उसके बाद वाटर टेबल जो है उसका इफेक्ट कंसिडर नहीं किया रैंकाइन ने. लिमिटेशंस ऑफ रैंकाइन थ्योरी, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल जो है कंसिडर नहीं किया गया था इसके केस में. किसमें, रैंकाइन ने इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल को कंसिडर नहीं किया. अब बात करते हैं तरजागी थ्योरी की. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तरजागी थ्योरी के एजम्पशन क्या है, फाउंडेशन इज शैलो, base of the foundation is rough, the footing is strip, that is strip footing, यानी कि विड्थ बहुत ही कम है लेंथ से, hence the analysis becomes 2 dimensional.
तरजागी कंसिडर्ड बेस रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि साइड फ्रिक्शन और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया था। तरजागी रिप्लेस्ड सॉइल अबव द बेस ऑफ फाउंडेशन बाय एन इक्विवेलेंट सरचार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ही कंसिडर्ड जनरल शियर फेलियर and at the time of failure the soil reaches into plastic equilibrium. The stress zone below the soil are assumed to be extending till the ground level. ये एक्चुअल कंडीशन है जिसमें गामा डी एफ लग रहा है Q, और जबकि एज्यूम उसने ये किया कि गामा डी एफ एट द बेस ऑफ फुटिंग ही लग रहा है, बाकी अलग से लग रहा है वो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ओके। तो तरजागी डिवाइडेड सॉइल बिलो द फाउंडेशन इन 3 जोन्स। पहला है लीनियर शियर जोन। इन केस ऑफ रफ फुटिंग दिस जोन इज इन स्टेट ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम। इफ फुटिंग इज स्मूथ देन दिस जोन विल बी इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। ये तो हो गया जोन 1 जो कि लीनियर शियर जोन है, जो कि जस्ट बिलो द फुटिंग है। उसके बाद उसके साइड वाले जो 2 जोन हैं वो हैं रेडियल शियर जोन। इनमें क्या है, ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में होंगे। और फेलियर प्लेन इज सर्कुलर फॉर प्योर क्ले एंड स्पाइरल फॉर C5 सॉइल। C5 सॉइल के लिए फेलियर प्लेन स्पाइरल होगा और प्योर क्लेज के लिए सर्कुलर होगा फेलियर प्लेन। फेलियर प्लेन जो होगा वो सर्कुलर होगा प्योर क्लेज के लिए और C5 सॉइल के लिए स्पाइरल। जोन 3 है रिंकाइंस पैसिव जोन, जो कि ग्राउंड से टच हो रखे हैं दोनों साइड वाले। तो ये होते हैं दिस जोन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एज पर तरजागी। तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए Q इक्वल टू CNC प्लस NQ गामा DF प्लस 0.5 B गामा N गामा। स्क्वायर फुटिंग के लिए Q इक्वल टू 1.3 CNC प्लस NQ गामा DF प्लस 0.4 B गामा N गामा। सर्कुलर फुटिंग के लिए Q इक्वल टू 1.3 CNC NQ गामा DF प्लस 0.3 B गामा N गामा। रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए Q इक्वल टू 1 प्लस 0.3 BL CNC प्लस NQ गामा DF प्लस 1 माइनस 0.2 BL इंटू 0.5 B गामा N गामा। वाटर टेबल करेक्शन की बात करते हैं अब। तो होता क्या है कि जोन 3 कंसिडर करेंगे। एक जोन अप टू डेप्थ ऑफ फुटिंग, उसके बाद दूसरा जोन जो है वो डेप्थ ऑफ फुटिंग से नीचे बी डेप्थ तक, और तीसरा जोन बी डेप्थ ऑफ फुटिंग के बी डेप्थ नीचे से भी नीचे। इन तीनों जोन में वाटर टेबल प्रेजेंट हो सकती है, और तीनों की जो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल है DW1, DW2, DW3 कंसिडर किया। अब अगर जोन 1 में वाटर टेबल सबसे ऊपर अगर वाटर टेबल है तो क्या होगा, तो सारी तीनों की तीनों टर्म्स में करेक्शन अप्लाई होगा। अगर अबव द फाउंडेशन अगर वाटर टेबल है तो C की जगह तो C डैश हो जाएगा, और C डैश हमें पता है 2/3C होता है। इसके अलावा सेकंड टर्म में करेक्शन अप्लाई करेंगे RQ स्टार, और उसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस DW अपॉन में DF, DW1 अपॉन में डेप्थ ऑफ फुटिंग। और थर्ड टर्म में गामा की वैल्यू जो होगी R गामा स्टार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि R गामा स्टार गामा के साथ साथ, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी थर्ड टर्म। वाटर टेबल अगर जोन सेकेंड में पहुंच जाए तो क्या होगा, सिर्फ लास्ट टर्म में करेक्शन अप्लाई करेंगे, और करेंगे क्या कि जो थर्ड टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 1 प्लस DW अपॉन में B, और प्लस मतलब यही है 1/2 1 प्लस DW अपॉन में B, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर वाटर टेबल जोन 3 में है तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इस स्कैम्पटन थ्योरी की बात करते हैं जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए यूज होती है। तो यूजिंग स्कैम्पटन थ्योरी वी कैन फाइंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो एज वेल एज डीप फाउंडेशन। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर प्योरली कोहेसिव एंड सैचुरेटेड सॉइल्स। अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन अल्टीमेट जो बियरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो होती है CNC। NC जो है वो DF अपॉन B के रेशियो पर डिपेंड करता है। NC की वैल्यू जो है डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट होती है। जैसे अगर DF अपॉन B की वैल्यू 0 है तो NC की वैल्यू 5 और NC की वैल्यू 6 हो जाए, मतलब DF अपॉन B की वैल्यू 0 है तो अगर स्ट्रिप फुटिंग है तो NC की वैल्यू 5, अदर फुटिंग्स के लिए NC की वैल्यू 6। अगर DF अपॉन B की वैल्यू 0 से 2.5 है तो क्या होगा, NC की वैल्यू स्ट्रिप फुटिंग के लिए तो हो जाएगी 5 × 1 + 0.2 DF अपॉन में B, और
जो स्क्वायर और सर्कुलर फुटिंग है उसके लिए हो जाएगी 6 इंटू 1 प्लस पॉइंट टू डी एफ अपॉन में बी, और रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए हो जाएगी 5 इंटू 1 प्लस पॉइंट टू डी एफ अपॉन में बी इंटू 1 प्लस पॉइंट टू बी बाई एल। अगर डी एफ अपॉन बी की वैल्यू 2.5 से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो एन सी की वैल्यू स्ट्रिप फुटिंग के लिए 1.5 टाइम्स बढ़ा दो जो कि पहले केस में थी, यानी कि डी एफ अपॉन बी वाले केस में थी, यानी कि 5 इंटू 1.5 7.5। ऐसे ही अदर फुटिंग्स के लिए भी 1.5 टाइम्स यानी कि 9 हो जाएगी एक्स्ट्रा, है ना। बात करते हैं डुपेट्स थ्योरी के लिए। ये वेल हाइड्रोलिक्स का पोर्शन है। इसमें होता क्या है डुपेट्स थ्योरी में, एजम्पशंस हैं कुछ 5 एजम्पशंस हैं। क्या क्या हैं, सॉइल इज सैचुरेटेड, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। दूसरा, Darcy's law is valid, therefore flow is laminar. Third, flow in a well is radial and in horizontal direction. चौथा, the well penetrates the entire thickness of the aquifer. पांचवा है hydraulic gradient at any point is taken as function of tangent instead of sine. tan का फंक्शन लिया जाता है साइन की बजाय, यानी कि hydraulic ग्रेडियंट इज कंसिडर्ड एज टेन थीटा नॉट साइन थीटा। ओके, अब इसके बारे में और बातें कुछ ये हैं कि दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर बोथ। कौन सी, डुपेट्स थ्योरी। टू डिटरमाइन द परमिएबिलिटी ऑफ ए सॉइल पंपिंग आउट टेस्ट आर कंडक्टेड। अगर परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल पता करनी है तो उसके लिए हम पंपिंग आउट टेस्ट करते हैं। पंपिंग आउट टेस्ट को हम डिस्चार्ज ऑफ द वेल पता करने के लिए भी करते हैं। मेथड जो होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ परमिएबिलिटी वो क्या क्या होते हैं, तो लैब मेथड होते हैं और फील्ड मेथड होते हैं। लैब मेथड की बात करें तो एक होता है कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड, के इक्वल टू क्यू एल अपॉन में 80H। दूसरा होता है फॉलिंग और वेरिंग हेड परमिएबिलिटी मेथड, इसमें होता है के इक्वल टू 2.303 एल अपॉन में 80 log 10 H1 अपॉन में H2। अब बात करते हैं फील्ड मेथड की, तो फील्ड मेथड में ये होता है पंपिंग आउट टेस्ट। इसमें पहला R इक्वल टू होता है 3000 डी रूट के, यहाँ पर R की वैल्यू 150 to 300 होती है। दूसरा, अनकन्फाइंड एक्वीफर की बात करें तो उसके लिए हाँ, ये पंपिंग आउट टेस्ट है। पंपिंग आउट टेस्ट में पहला पॉइंट ये है कि जो R की वैल्यू होती है वो होती है 3000 डी रूट के, और यहाँ पे R की वैल्यू होती है 150 to 300। दूसरा पॉइंट है पंपिंग आउट टेस्ट का कि अगर अनकन्फाइंड एक्वीफर है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा के इक्वल टू क्यू एल एन आर टू अपॉन में R1 अपॉन में पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2.303 क्यू लॉग 10 R2 अपॉन में R1 अपॉन में पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। और अगर कन्फाइंड एक्वीफर है तो उसके केस के लिए आएगा ये पंपिंग आउट टेस्ट ही है, इसमें क्यू के इक्वल टू क्यू एल एन R2 अपॉन में R1 अपॉन में 2 पाई डी H2 माइनस H1। इसको हम लिख सकते हैं 2.303 क्यू लॉग 10 H2 अपॉन में H1, जिसको हम R2 अपॉन R1 भी लिख सकते हैं 2 पाई डी H2 माइनस H1। डी क्या है, एवरेज थिकनेस ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, अब आता है पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग इन टेस्ट जो है इसमें दो तरह से करते हैं इसको हम, एक तो ओपन बेस टेस्ट और दूसरा क्लोज एंड या क्लोज्ड बेस टेस्ट या पैकर टेस्ट भी बोलते हैं। तो ओपन बेस टेस्ट में 3 केस होते हैं, 4 केस मेनली। तो पहला केस है कि वाटर टेबल इज वेल बिलो एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल इज हाई। तो इसके लिए के की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन 5.5 RH। यहाँ पे H इज इफेक्टिव हेड अप्लाइड ऑन द सॉइल, R इक्वल टू रेडियस ऑफ अ हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट और Q इक्वल टू फ्लो रेट प्रोवाइडेड। और केस 2 की बात करें तो वाटर टेबल इज अबव द बेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल स्ट्रेटा इज हाई। इस केस में क्या होगा कि के की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन में 5.5 RH, सेम ही रहेगी। थर्ड केस, इसमें वाटर टेबल इज वेल बिलो एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल स्ट्रेटा इज वेरी लेस। इस केस में क्या होगा, के की वैल्यू क्यू अपॉन में 5.5 RH ही रहेगी और H इसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन H की वैल्यू जो आएगी स्मॉल h की वो आएगी कैपिटल H प्लस P अपॉन गामा W। यहाँ पे कैपिटल H जो है वो लेंथ ऑफ वो लिख सकते हैं ना, लेंथ ऑफ वेल या फिर लेंथ ऑफ पाइप बोल सकते हैं, है ना।
और इसके अलावा वाटर टेबल इज अबव द बेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगी h। अब अगर वाटर टेबल जो है बेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ऊपर है और सॉइल जो है वो कम परमेबल है, तो क्या होगा? तो होगा Q इक्वल टू Q अपॉन 5.5 स्मॉल r इंटू एच, और यहाँ पे स्मॉल h की वैल्यू आएगी कैपिटल H प्लस P अपॉन में गामा W। ऊपर और ये लास्ट के दो सेम है, शुरू के दो भी सेम है। चेंज इज डन ओनली ड्यू टू द चेंज इन परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब ये जो चेंज किया जाता है ये परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के चेंज की वजह से ही किया जाता है, ऐसा कुछ है। अब बात करते हैं क्लोज इन टेस्ट और पैकर टेस्ट। ये पंपिंग इन टेस्ट का ही पार्ट है। इसमें क्या होगा? तो इसमें हम नीचे वाला पोर्शन जो है उसको बंद कर देंगे और साइड से पोर्स उसमें प्रोवाइड करेंगे L लेंथ तक, टोटल लेंथ H है। तो क्या होगा? L की वैल्यू 10R से कम होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे R जो है रेडियस ऑफ पाइप। दूसरी चीज़ K जो होगी वो होगी Q अपॉन में 2πLH साइन H इनवर्स L अपॉन में 2R, और ये K की वैल्यू हो गई। और अगर L की वैल्यू 10R से ज़्यादा रखते हैं तो उस केस में K की वैल्यू आएगी Q अपॉन 2πLH लॉग L अपॉन में R। अब बात करें फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अगर एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है उसमें अगर वाटर फ्लो करेगा तो क्या होगा? इफ वाटर ट्रांसमिट फ्रॉम सॉइल 1 टू सॉइल 2 and alpha 1 to alpha 2 are the angle of direction of flow perpendicular to the intersection of soil, then relation between alpha 1 and alpha 2 will be K1 upon K2 equal to 10 alpha 1 upon में 10 alpha 2। अब ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है परपेंडिकुलर होती है ऑन द इंटरफेस ऑफ सॉइल, ऐसा कुछ नहीं, जो भी है K1 upon K2 equal to 10 alpha 1 upon में 10 alpha 2। यहाँ पे जो alpha 1 and alpha 2 are angle of direction of flow from the perpendicular to interface of soil। सॉइल का इंटरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, उसके साथ जो एंगल बनेगा फ्लो लाइन का वही होता है अल्फा। बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड परमेबिलिटी फाइंड करने के, तो एलन एज एन इक्वेशन होती है K इक्वल टू CD 10 स्क्वायर। यहाँ पे D10 होता है सेंटीमीटर में और K होता है सेंटीमीटर पर सेकंड में। K की वैल्यू अगर 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड से कम है तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा, नहीं इसको हम यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा C की वैल्यू जो होती है 100 ली जाती है जनरली। उसके बाद बात करें कॉजनी-कारमान इक्वेशन, तो वो होती है K इक्वल टू 1 अपॉन CS T स्क्वायर S स्क्वायर इंटू गामा W अपॉन म्यू E क्यूब अपॉन 1 प्लस E D स्क्वायर। यहाँ T होता है टॉर्टोसिटी एंड CS इज शेप फैक्टर और S इज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्फेरिकल का एंगुलर से कम होता है क्या? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी जो है स्फेरिकल की जो है एंगुलर पार्टिकल वाली सॉइल से कम होती है, क्योंकि जो वॉइड्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। किसमें? एंगुलर में, नहीं स्फेरिकल में, ऐसा कुछ है ये। स्फेरिकल इज लेस देन एंगुलर परमिएबिलिटी, ऐसा कुछ है। बात करते हैं स्पेसिफिक यील्ड की, तो स्पेसिफिक यील्ड होती है Q अपॉन में AH। इसको हम लिख सकते हैं C अपॉन में A। Q अपॉन H को हम C लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी ln H1 अपॉन में H2 अपॉन में T2 माइनस T1। वैसे अगर देखें तो जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं वो मिनिमम साइज वॉल्यूम घेरते हैं अगर किसी कंटेनर में उनको रखा जाए तो, और वॉइड्स उनमें ज़्यादा होते हैं, बाकी पता नहीं। पॉइंट नंबर 2281 है, ये है कि फ्लो लाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, जनरली ईच फ्लो चैनल कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, मतलब फ्लो रेट थ्रू ईच फ्लो चैनल विल बी कंसिडर्ड टू बी सेम until specified. Potential lines are drawn in such a way that potential drop between two consecutive lines is same. So generally potential lines are equipotential lines. Two flow lines will never cut each other, otherwise mass conservation law will not be valid. Two equipotential lines will never cut each other. इसके अलावा flow net doesn't depend upon permeability of soil. It depends upon boundary conditions of soil system.
इसके अलावा फ्लो नेट डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड हेड अक्रॉस सॉइल सिस्टम। एक और टेस्ट होता है रिक्यूपरेशन और रिकवरी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ए वेल हैविंग इम्परमिएबल लाइनिंग एंड ओपन बेस इज डग। उसके बाद वाटर फ्रॉम द वेल इज टेकन आउट टोटली एंड एट द टाइम t इक्वल टू 0 देयर इज नो वाटर इन द वेल। एट टाइम t1 द डिफरेंस बिटवीन वाटर टेबल एंड एक्चुअल लेवल ऑफ वाटर इन द वेल इज मेजर्ड एज स्मॉल h। वाटर टेबल ऑब्वियसली इसके अराउंड होगी और वो ऊपर होगी, तो उसमें से पानी आएगा, तो h जो हाइट है वो कम रह रही है वाटर टेबल को छूने से, कुएं के पानी की, ये हो गया अपना h। उसके बाद क्या है, तो देन डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो रेट इज गिवन एज Q इक्वल टू AH ln H1 अपॉन में H2 अपॉन में T2 माइनस T1। यहाँ पे H1 और H2 हैं डिफरेंस इन हाइट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद Q जो होगा स्मॉल h के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा स्मॉल h होगा उतना ही ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। ये जज तो नहीं ये बात, लेकिन हो सकता है। इसके अलावा जो Q होता है वो होता है CH के बराबर, और C अपॉन A जो होता है वो स्पेसिफिक यील्ड होता है। C का फॉर्मूला होता है A इंटू ln H1 अपॉन में H2 अपॉन में T2 माइनस T1। और ये जो होता है इम्परमिएबल लाइनिंग होती है और सिर्फ बॉटम से उसमें पानी आ सकता है। इसका मतलब है कि वाटर रिचार्ज इज ओनली फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल वेल ओके, ठीक है। और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, इसमें मेन तो इम्पोर्टेंट यही है फॉर्मूला पिछले वाले में रिक्यूपरेशन और रिकवरी टेस्ट में कि Q इक्वल टू AH ln H1 अपॉन में H2 अपॉन में T2 माइनस T1। फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो पहला है एयर बबल इन द सॉइल। अगर सॉइल में एयर बबल होगा तो उससे परमेबिलिटी कम हो जाएगी। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो K इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन S स्क्वायर। इसके अलावा इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, तो K इज प्रोपोर्शनल टू D10 स्क्वायर। इसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो K इज प्रोपोर्शनल टू गामा W। विस्कोसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो K इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू। अब बात करें S की, तो S हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू आएगी 6 अपॉन में D S की वैल्यू। और K जो होता है कोजनी-कार्मन इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो होता है CD10 स्क्वायर अपॉन CS T स्क्वायर S स्क्वायर इंटू गामा W अपॉन में म्यू E क्यूब अपॉन में 1 प्लस E। सॉइल की बात करें तो ये सॉइल जो है नेचुरली अकरिंग अनकंसोलिडेटेड सब्सटेंस होता है। उसके बाद बात करें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस ड्यू टू द केमिकल डिकम्पोजिशन एंड फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। अब केमिकल डिकम्पोजिशन में क्या क्या आता है, ये मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन होता किस वजह से, तो ये होता है एक तो एसिड बेस रिएक्शन, एक होता है हाइड्रेशन यानी कि रिएक्शन विद वाटर, एक होता है हाइड्रोलाइसिस यानी कि रिएक्शन विद OH माइनस और H+ दोनों से भी हो सकती है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक्स। इसके अलावा जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है वो होता है रिएक्शन ऑफ रॉक्स विद केमिकल प्रोडक्ट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन किस वजह से हो सकता है, वेजिंग एक्शन ऑफ सॉइल एंड आइस, दूसरा थर्मल चेंजेस, तीसरा इरोजन ड्यू टू एयर एंड वाटर, चौथा है डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू प्लांट एंड एनिमल। अब जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उनके टाइप की बात करें तो पहला एलुवियल सॉइल जो है रनिंग वाटर से रिलेटेड है। लेक्विस्ट्राइन सॉइल जो होती है स्टिल वाटर लाइक लेक्स के बॉटम पे पाई जाती है। एओलियन सॉइल जो होती है वो एयर की वजह से ट्रांसपोर्ट होती है, सैंड ड्यून्स इसका एग्जांपल है। मैरीन सॉइल जो होती है सी वाटर में यानी कि सॉइल इन कोस्टल रीजन। उसके बाद कॉल्यूवियल सॉइल क्या होती है, दिस सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू ग्रेविटी एक्शन एंड इन रेनी सीजन लैंडस्लाइड अकर एंड सॉइल गेट इरोडेड एंड एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ वैली। ग्लेशियल सॉइल ग्लेशियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। लेटराइट सॉइल क्या होती है, ये एक पिंक कलर की सॉइल होती है फाउंड बाय रिमूवल ऑफ बेसेज एंड सिलिका फ्रॉम लेक्स एंड एक्यूमुलेशन या कलेक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। दिस इज rusty red color rich rock having high iron and aluminum content, laterite soil.
ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है? ब्लैक कलर्ड सॉइल होती है फॉर्म्ड बाय केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ बेसाल्ट ट्रैप रॉक्स यानी कि फ्लैक स्टोन्स। दिस शोज हाई स्वेलिंग श्रिंकेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोंटमोरिलोनाइट विच मेक्स वीकेस्ट वाटर बॉन्ड और ये कॉटन क्रॉप्स के लिए सुटेबल होती है। बेंटोनाइट सॉइल क्या होती है? फॉर्म्ड बाय केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक रॉक्स, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है बेंटोनाइट की भी। इसके अलावा लॉयस LOESS ये होती है विंड ब्लोन सिल्टी और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड यानी कि पुअरली ग्रेडेड लो स्ट्रेंथ की सॉइल होती है ये। इसके बाद बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, जो कि हम लिक्विड्स की या जो भी है मेजर करते हैं, ये हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है 1+RH/1000। RH है हाइड्रोमीटर रीडिंग। परसेंटेज फाइनर जो होता है, परसेंटेज एन, वो होता है RC/WS × G/100। WS क्या है? वेट ऑफ ड्राई सॉइल विच इज एडेड टू 1000 cc ऑफ वाटर इन ग्राम। RC क्या है? करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग। परसेंटेज एन क्या है? परसेंटेज फाइनर। RC क्या होता है? R+CR। CR क्या? करेक्शन इन हाइड्रोमीटर रीडिंग। मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव होता है, डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन नेगेटिव होता है। टेम्परेचर करेक्शन, अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, 27 डिग्री सेल्सियस से कम है तो नेगेटिव। ओके, और ठीक है। और जो RC होता है, RC इज इक्वल टू RH+CM -CD ± CT। यह है करेक्टेड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है RH एक्चुअल में मेजर करिए +CM मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव, -CD डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन नेगेटिव और +-CT टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। पिपेट एनालिसिस, इसमें क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल है CI, वो होती है WD/V। WD है वेट ऑफ ड्राई सॉइल और V है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर। CT होता है W1/10 ml -W2/V। तो W1 क्या है? W1 है वेट ऑफ सॉलिड्स ऑब्टेन्ड ऑन ड्राइंग 10 ml सैंपल, और W2 क्या है? वेट ऑफ डिस्पर्जिंग एजेंट, और V तो हमें पता है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर। परसेंटेज N क्या आएगा? तो ये आएगा CT/CI × 100। CT क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल एट एनी टाइम T, और CI क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल। तो जो 10 ml ऑफ वाटर सैंपल है इज टेकन आउट फ्रॉम द मेन वाटर सैंपल इन विच सॉइल इज मिक्सड एट वेरियस टाइम इंटरवल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेप्थ जनरली 10 सेंटीमीटर। कंसिस्टेंसी जो होती है सॉइल की इज डिफाइंड फॉर कोहेसिव सॉइल्स ओनली, ठीक है। फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस ऑफ सॉइल with particle dia less than 0.2 micron X-ray diffraction technique is used। अगर हमें सॉइल का पार्टिकल साइज एनालिसिस करना है तो जो पार्टिकल डाया जो कि 0.2 माइक्रोमीटर से कम है तो उसके लिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज करेंगे। गामा सैचुरेटेड क्या होता है? गामा सैचुरेटेड गामा पार्शियली सैचुरेटेड से ज़्यादा होता है और वो गामा ड्राई से ज़्यादा होता है और वो गामा बल्क से ज़्यादा होता है, यानी कि गामा सैचुरेटेड ग्रेटर देन गामा पार्शियली सैचुरेटेड ग्रेटर देन गामा ड्राई ग्रेटर देन गामा बल्क। टीवी जो होती है, टीवी की वैल्यू 50 के लिए होती है 50% कंसोलिडेशन के लिए 0.96 और टीवी 90 होती है 0.848। उसके बाद हाइड्रोमीटर एनालिसिस में जो एजम्पशंस होते हैं वो क्या होते हैं? पार्टिकल स्फेरिकल हैं, पार्टिकल जो है सिंगल ही सेटल करता है, मैनी पार्टिकल जो है सस्पेंशन में हैं, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। हाइड्रोमीटर जो है स्टोक्स लॉ पे वर्क करता है। सो जो जितनी भी स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस हैं वो इसके अंदर आएंगी। जैसे इन स्टोक्स एनालिसिस पार्टिकल इज कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल बट सॉइल ग्रेन्स आर प्लेट स्ट्रक्चर, प्लेट शेप के होते हैं। इसके अलावा हिंड्रेंस जो है जनरेटेड ड्यू टू अदर पार्टिकल्स एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर इज नेग्लेक्टेड, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसके अलावा स्टोक्स लॉ जो है वो पार्टिकल डायमीटर रेंज 0.2 माइक्रोमीटर से 0.2 mm तक ही वैलिड होता है। अगर पार्टिकल साइज 0.2 माइक्रोमीटर से कम हो जाएगा
तो ब्राउनियन मोशन, और 0.2 mm से ज़्यादा हो गया तो टर्बुलेंट मोशन। श्रिंकेज रेशो क्या होता है, V1 माइनस V2 अपॉन VD इंटू 100 अपॉन में W1 माइनस W2। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, V1 माइनस VD अपॉन में VD इंटू 100। कोलेप्सिबिलिटी की बात करते हैं। कोलेप्सिबिलिटी C से दिखाई जाती है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी कि जनरली ये डिक्रीज ही होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल या चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल व्हाइल एडिंग वाटर टू इट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल लोड, वही होता है कोलेप्सिबिलिटी। उसके बाद बात करते हैं वाटर इन सॉइल। वाटर इन सॉइल की बात करें तो बेस्ड ऑन मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, वाटर इन सॉइल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक हेल्ड वाटर, एक फ्री वाटर। जो हेल्ड वाटर होता है इट इज हेल्ड बाय सॉइल एंड कांट मूव ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जो फ्री वाटर इट कैन मूव ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। हेल्ड वाटर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। एक होता है क्रिस्टलाइन वाटर फाउंड इन इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। तो क्रिस्टलाइन वाटर में क्या होता है, दिस वाटर इज हेल्ड इन सॉइल मिनरल्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। This can be removed by heating soil above 500 degrees Celsius, due to which original crystalline structure get break. Adsorbed यानी कि ये inner crystalline structure of soil में मिलता है crystalline water। उसके बाद आता है adsorbed water। ये क्या होता है, this is held on the surface of the soil particles due to adhesive force. It can be removed by evaporation process in air। उसके बाद hygroscopic water, ये absorbed from atmosphere. This water is deposited on soil grains from environmental air moisture. This water can be removed by oven drying process. Clay containing high amount of hygroscopic water, clay जो है उसमें high amount of hygroscopic water होती है। Capillary water क्या होता है, this is found in soil up to a small depth above water table. This is due to the surface tension। जो capillary water होता है ये सॉइल में मिलता है अप टू ए स्मॉल डेप्थ अबव वाटर टेबल। वाटर टेबल के ऊपर अगर एक स्मॉल डेप्थ तक ये पाया जाता है, एंड ये सरफेस टेंशन की वजह से हमें मिलता है कैपिलरी वाटर। अगर बात करें ग्राउंड वाटर सरफेस के नीचे, तो वाटर इज फाउंड इन 4 जोन्स। जोन ऑफ परकोलेशन वाटर, फिर होता है पार्शियली सैचुरेटेड जोन ड्यू टू कैपिलरी वाटर, उसके बाद सैचुरेटेड जोन ड्यू टू कैपिलरी वाटर, और उसके नीचे होता है फ्रेटिक जोन। और फ्रेटिक लाइन जो है वो वाटर टेबल की लाइन को ही बोलते हैं, वाटर टेबल की टॉप सरफेस को। इम्परमिएबल स्ट्रेटा उसके नीचे आता है, सबसे नीचे। तो एट फ्रेटिक लाइन एब्सोल्यूट प्रेशर इज P atmospheric and gauge pressure is 0। At H depth below the freatic line gauge pressure is gamma WH, और at H height above the freatic line gauge pressure is minus gamma WH due to capillarity। अब बात करें सॉइल के स्ट्रक्चर की, तो सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो एक तो होती है सिंगल ग्रेन्ड, एक हनीकॉम्ड, एक होती है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, है ना, और इसके अलावा फ्लोक्युलेटेड और डिस्पर्स्ड, फिर कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन, फिर कोहेसिव मैट्रिक्स। ये कई टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है सॉइल के अंदर। जैसे सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर जो है वो फाउंड इन सॉइल हैविंग डायमीटर ग्रेटर देन 0.2 mm। प्रीडोमिनेंट फोर्स जो होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, सॉइल ग्रेन्स आर रेंडमली ओरिएंटेड। एंड जो इसका एग्जांपल है वो है ग्रेवल, कोर्स, सैंड, ETC। उसके बाद ग्रेवल और कोर्स सैंड ये सिंगल ग्रेन्ड के हैं, और इसमें नोट हैं 3। क्या क्या हैं, सिंगल क्यूबिक यूनिट क्या होती है, लूजेस्ट फॉर्म ऑफ सॉइल इन विच ऑल पार्टिकल्स आर स्फेरिकल एंड हैविंग सेम डायमीटर। ई मैक्सिमम की वैल्यू 0.91 हो जाएगी, ए की वैल्यू 2r के बराबर आएगी। ए साइज ऑफ क्यूब है, r इक्वल टू रेडियस ऑफ पार्टिकल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट, इसमें ऑल स्फेरिकल सॉइल ग्रेन्स कैन बी एडजस्टेड डेंसली। ई मिनिमम जो होती है वो 0.35 होती है। √2a² इक्वल टू 4r के बराबर आता है, तो यहाँ से a² की वैल्यू आएगी 2√2r। एक हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग होती है, इसमें क्या होता है, डेंसेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स हैविंग सेम डायमीटर। ई मिनिमम की वैल्यू 0.35 होती है। एक होती है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, इसमें पार्टिकल डायमीटर ऑफ सॉइल जो है वो 0.002 से 0.02 mm तक होता है। दिस कोगुलेशन कैन बी सीन ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वेट सैंड।
In case of bulking of sand, this type of structure is observed. Electrical double layer. Generally, clay particles have positive charge at edge and negative charge at face. अब interaction of clay particles and water may be as follows. ये edge है, ये face है, तो इसमें ये एक triangular shape में बन रहे हैं. The layer extending from the clay particle surface to the limit of attrition is known as diffused double layer. Adsorbed layer वगैरह होती हैं इसमें. एक होता है flocculated structure when soil is completely dry and is poured into a container, then due to edge and face interaction clay particles orient themselves randomly. This configuration is known as flocculated structure. फिर dispersed structure होती है. As the water is mixed in dry soil, it is remolded or compacted or transported from one place to another. Then soil particles tend to rearrange themselves in face-to-face orientation, and this may be due to electrical double layer also. So the configuration formed due to this process is known as dispersed structure. उसके बाद due to excess electrolysis, repulsive forces of electric double layer get reduced, and when particles settle in water, flocculated structure is formed. Clay deposits in marine soil is found to be having flocculated structure. Coarse grained skeleton, इसमें क्या होता है? Coarse particles are in direct contact with each other and voids are filled with fine particles. The strength of this configuration is relatively higher and compressibility is very less. एक cohesive matrix भी होता है. In this configuration, coarse particles are less and are separated by large number of fine particles among them. फिर consolidation के tests होते हैं. एक होता है फिक्स्ड रिंग कंसोलिडेशन टेस्ट और दूसरा होता है फ्लोटिंग रिंग कंसोलिडेशन टेस्ट. फिक्स्ड रिंग कंसोलिडेशन टेस्ट में क्या होता है? ओनली टॉप पोरस स्टोन कैन मूव. और जो फ्लोटिंग रिंग कंसोलिडेशन टेस्ट में बोथ टॉप एंड बॉटम स्टोन्स कैन मूव. इसके अलावा फिक्स्ड रिंग कंसोलिडेशन में क्या है? परमेबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन कैन बी मेजर्ड एट एनी स्टेज ऑफ लोडिंग. तो देखते हैं इनके बारे में. In the fixed ring type, only the top porous stone is allowed to move downward, whereas in the floating ring type, both top and bottom porous stones are free to move. The permeability of the specimen at any stage of loading can be measured only in the fixed ring type. ठीक है. उसके बाद है 2299 शियर स्ट्रेस वेरिएशन इन ए रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू टॉर्सन. तो ये कुछ इसका वेरिएशन आता है टॉमेक्स. ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा वो ऑलवेज अकर इन द मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड. शियर लेग क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूडिनल बेंडिंग स्ट्रेसेज आइदर टेंसाइल और कंप्रेसिव इन वाइड बीम फ्लेंजेज. बीम की जो फ्लेंज होती हैं वाइड, उनमें ड्यू टू flanges reduces as we move away from the web. जो longitudinal bending stresses either tensile or compressive in wide beam flanges reduces as we move away from the web. shear leg की बात करें तो on account of shear strain, the longitudinal tensile or compressive bending stress in wide beam flanges diminishes with the distance from the web or webs. This stress diminishes is called shear leg. On account of shear strain, the longitudinal tensile or compressive bending stress in wide beam flanges diminishes with the distance from the web, and this stress diminution is called as shear leg.